हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं प्रकाश या लाइट के बारे में। अगर आपसे बोला जाए कि आप किससे देखते हैं तो आपका जवाब होता है कि हम अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन यदि आपको किसी अंधेरे कमरे में खड़ा कर दिया जाए जिसकी चारों दीवारें एक दूसरे से सटी हुई हों और उसमें कोई भी खिड़की या रोशनदान नहीं हो, क्या तब भी आप वस्तुओं को अपनी आंखों से देख पाते हैं? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, हम वस्तुओं को अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंखें सिर्फ वो एक जरिया है वस्तुओं को देखने का। वस्तुओं को दिखाई देना का कारण कोई और है। वो क्या कारण है? वो है प्रकाश। प्रकाश की वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक प्रकार है जो कि ऊर्जा के रूप में पाया जाता है, यानी कि प्रकाश एनर्जी की फॉर्म में पाया जाता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ से हमें पता चला कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अर्थात प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इसका मतलब प्रकाश के अंदर विद्युत का घटक भी होता है और चुंबकीय घटक भी होता है। अगर प्रकाश की किरण इस दिशा में गति कर रही है तो इसके लंबवत एक विद्युत चुंबकीय घटक होगा और एक मैग्नेटिक घटक होगा, यानी कि यहाँ पे होगा विद्युत घटक और ये होगा चुंबकीय घटक। और ये दोनों घटक ही इस प्रकाश की किरण के लंबवत होते हैं और ये आपस में भी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। आइंस्टीन की एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है E बराबर mc²। यहाँ पर m एक द्रव्यमान है, c होता है प्रकाश का वेग और E ऊर्जा को निरूपित करता है। तो अगर इस समीकरण को आप ध्यान से देखो तो अगर हम द्रव्यमान को नेग्लिजिबल कर दें या किसी पिंड का, किसी कण का या किसी भौतिक वस्तु का अगर द्रव्यमान नेग्लिजिबल या फिर द्रव्यमान विहीन हो जाए तो ये कहा जा सकता है कि E बराबर c, यानी प्रकाश का वेग ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। प्रकाश का वेग ऊर्जा के बराबर हो जाता है। तो प्रकाश का वेग ऊर्जा के बराबर कब होगा? जब प्रकाश का द्रव्यमान नेग्लिजिबल हो जाए या द्रव्यमान विहीन हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ से ये बात निकल के आती है कि प्रकाश यदि तरंग है तो भी उसका द्रव्यमान नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं है से मतलब ये नहीं कि शून्य है, द्रव्यमान विहीन है। और प्रकाश यदि कण है तो उसके कणों का भी कोई द्रव्यमान नहीं है। आपको बता दें कि प्रकाश का मूल भौतिक कण फोटोन होता है और फोटोन एक द्रव्यमान
विहीन कण है। फोटॉन एक द्रव्यमान विहीन कण है। इस वजह से प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ज्यादातर बुक्स में आपको यही पढ़ने को मिलता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि प्रकाश को एक ऊर्जा क्यों बोला गया है। तो अब आपका ये आइंस्टीन की इक्वेशन से ये क्लियर हो जाता है कि प्रकाश एक ऊर्जा किस प्रकार से है। अब बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति के बारे में। सबसे पहले डेकार्ते ने बताया कि प्रकाश एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इसके बाद में न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया, जिसमें न्यूटन बताता है कि प्रकाश छोटे छोटे द्रव्यमान विहीन कणों से मिलकर बना है। प्रकाश की कणीय प्रकृति दो प्रकार की घटनाओं की व्याख्या करती है। एक तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और दूसरा परछाई का बनना। लेकिन इसके अलावा प्रकाश की अन्य घटनाएं जैसे कि परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन, इसकी व्याख्या इस कणीय प्रकृति से नहीं की जा सकी। इसके बाद आते हैं यंग और हाइगन। इन्होंने बताया कि प्रकाश की कणीय प्रकृति नहीं, प्रकाश की एक तरंग प्रकृति होती है। प्रकाश तरंगों से मिलकर बना होता है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए दोनों ही गलत नहीं थे, क्योंकि दोनों ही अपने अपने शोधों में सफल हो चुके थे। इसके बाद में आइंस्टीन, डी ब्रोगली और मैक्स प्लैंक ने अपने प्रयोगों से ये बताया कि प्रकाश कण एवं तरंग दोनों प्रकृति रखता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति है। ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति आइंस्टीन, डी ब्रोगली और मैक्स प्लैंक ने अपने प्रयोगों द्वारा साबित किया कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है। प्रकाश की प्रकृति द्वैत है। अब प्रकाश एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। इससे अन्य प्रकाश की घटनाएं की व्याख्या आसानी से हो सकी, जिनमें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण शामिल थे।
प्रकाश की कणीय प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव और परछाई का बनना, इन दोनों घटनाओं का वर्णन करती है। जबकि प्रकाश की तरंगीय प्रकृति प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन, इन घटनाओं की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति द्वारा की जाती है। तो इससे ये रिजल्ट निकलता है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति है। अगर वेव्स की बात करें तो एक होती है रेडियो वेव्स, इसके बाद में आती है माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट वेव्स, एक्स-रेज एंड गामा रेज। प्रकाश विजिबल रेज की क्राइटेरिया में आता है। ये तो हमें पता ही है कि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, जबकि गामा तरंगों की तरंग दैर्ध्य कम होती है। जबकि इसकी अपेक्षाकृत गामा तरंगें बहुत अधिक तीव्र होती हैं, जबकि रेडियो तरंगें बहुत ही मंद होती हैं। तो अब देखो, जैसे तरंगों से गामा तरंगों की ओर बढ़ते हैं तो तरंग दैर्ध्य में कमी आती है। विजिबल या दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है। इसके विपरीत लाल रंग के प्रकाश की तीव्रता कम होती है, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। दृश्य प्रकाश इन 7 कलर के रंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, स्काई ब्लू, ब्लू और वायलेट कलर होते हैं। एक आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, जबकि एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। विजिबल प्रकाश या दृश्य प्रकाश की जो रेंज होती है वो होती है 7800 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम के मध्य। अगर प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि सबसे अधिक होती है निर्वात के अंदर। इसके बाद में प्रकाश की चाल माध्यमों पर निर्भर करती है। यदि अगर माध्यम बदला जाए तो प्रकाश की चाल में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर ठोस, द्रव और गैस की बात की जाए तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा गैस में होती है और उसके बाद में द्रव में और ठोसों में सबसे कम देखने को मिलती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड यानी कि सर्वाधिक चाल से गति करता है। इसके बाद में प्रकाश की सर्वाधिक चाल होती है पानी में, पानी के बाद में कांच में, कांच के बाद में तारपीन का तेल, तो आपको ये क्रम ध्यान में रखना है कि प्रकाश विभिन्न माध्यमों में अपनी चाल में किस तरीके से परिवर्तन करता है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, दूसरा नंबर पानी में, तीसरा नंबर कांच में और चौथा नंबर तारपीन के तेल में। प्रकाश का वेग
वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस वेग की सर्वप्रथम गणना की थी रोमर ने, इसलिए इसको रोमर वेग भी कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि अपवर्तन और परावर्तन की घटनाएं किस वजह से होती हैं। यहाँ पर हमारे पास में कोई अपारदर्शक वस्तु है और यहाँ पर हमारे पास में कोई पारदर्शक वस्तु है। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक यानी जिसमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता ऐसी वस्तु पर आपतित होती है तो इससे टकराकर प्रकाश की किरण पुनः लौट जाती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शक माध्यम जैसे पानी या कांच पर आपतित होती है तो ये माध्यम से टकराकर नहीं गुजरती बल्कि इसके अंदर से होते हुए या तो अभिलंब से दूर हटती है या अभिलंब के पास होके चली जाती है, लेकिन ये इस माध्यम में से गुजर जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शक वस्तु पे आपतित होता है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। जबकि अपारदर्शक वस्तु पे प्रकाश गिरने पर प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है प्रदीप्त वस्तुएं। जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे अगर हमें इसके एग्जाम्पल देखना चाहें तो सूरज अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सेकंड, बल्ब। दूसरे प्रकार की वस्तुएं वे आती हैं जो किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। ऐसी वस्तुओं को बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित वस्तुएं। ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो ये हो जाती है टेबल, कुर्सी। अब एक क्वेश्चन है कि चंद्रमा को कौन सी वस्तु में रखा जाए, प्रदीप्त वस्तुओं में या अदीप्त वस्तुओं में? आपको पता है कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, इसलिए चंद्रमा को हम रखते हैं अदीप्त वस्तुओं में। चंद्रमा एक अदीप्त वस्तु कहलाएगी। थर्ड टाइप होता है पारदर्शी वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिसमें से प्रकाश
की किरणें पार हो जाती हैं वो पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जिनसे पार हो जाएं। अगर इसके एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में आ जाते हैं कि पानी और कांच, फोर्थ नंबर पे आती हैं अर्ध पारदर्शक वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश की कुछ किरणों को तो कर लेती हैं अवशोषित और कुछ किरणों को वो कर देती हैं परावर्तित। ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं अर्ध पारदर्शक वस्तुएं। जैसे अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सूर्य से आने वाले अधिकांश प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और बाकी बचे प्रकाश को परावर्तित कर देती है। इस अवशोषित प्रकाश का कुछ भाग पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, बाकी प्रकाश मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में खर्च होता है। तो पृथ्वी को अर्ध पारदर्शक वस्तुओं में रखा जा गया है। उसके बाद में आती है धात्विक सतह। किसी भी धातु के ऊपर यदि प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो उस प्रकाश की किरणों का कुछ भाग धातु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, बाकी का भाग परावर्तित कर दिया जाता है। अगर इसके अलावा तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज भी अर्ध पारदर्शक होता है। पांचवा प्रकार है अपारदर्शक। ऐसी वस्तुएं जिसमें से प्रकाश पार ना हो पाए। उन्हें अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। जैसे दीवार, लकड़ी और धातुएं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि धात्विक सतह जो कि चमकीली होती है उसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन संभव है, लेकिन स्वयं अगर धातुओं की बात की जाए तो धातुओं के अंदर प्रकाश आपतित होने के बाद में वो अवशोषित कर लेती हैं और उसको बाहर नहीं निकलने देती। इसका मतलब ये हुआ कि धातुएं अपारदर्शक होती है, जबकि धात्विक सतह जो चमकीली होती हैं अर्ध पारदर्शक कहलाती हैं। तो इन दोनों में आपको ये थोड़ी सा ध्यान रखना है। कुछ ऐसे जीव या प्राणी भी होते हैं जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे बात करते हैं जुगनू की। जुगनू एक प्रकार का कीट है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है या अपने जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है। ऐसे प्रकाश को जीव दीप्ति या शीतल प्रकाश कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो प्रकाश हमें सूर्य से या फिर बल्ब से प्राप्त होता है उसमें ऊष्मा होती है, जबकि जीवों से प्राप्त होने वाले जो प्रकाश होते हैं उसमें ऊष्मा नहीं होती है। तो ऐसे प्रकाश को शीतल प्रकाश या जीव दीप्ति कहते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रकाश की घटनाएं। प्रकाश की घटनाओं में परावर्तन, अपवर्तन,
ध्रुवण, विवर्तन, व्यतिकरण और प्रकीर्णन शामिल हैं। लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ परावर्तन होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ हम परावर्तन का ही अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर हमें प्रकाश का परावर्तन कराना है तो हमें कोई अपारदर्शक वस्तु लेनी होगी या धात्विक सतह लेनी होगी जो प्रकाश का परावर्तन कर दे। जब कोई प्रकाश किसी माध्यम में गति करते हुए, ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण है जो इस माध्यम में गति करते हुए इसके ऊपर आती है और इससे टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस तरीके से प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन ये हो जाती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से गति करते हुए परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है और इससे टकराने के बाद उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद में आपको देखना है अभिलंब। जब प्रकाश की आपतित किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य लंबवत एक लंब जाता है जिसे अभिलंब बोलते हैं। ये एक काल्पनिक अक्ष होता है जो हमें मानना पड़ता है। इसके बाद में आगे देखते हैं परावर्तन के नियम। ये कोई आपतित किरण है और ये इससे टकराकर परावर्तित हो जाती है। एक काल्पनिक अक्ष जिसे अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब इस परावर्तक पृष्ठ के लंबवत होता है। तो परावर्तन का फर्स्ट रूल ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण आई, अभिलंब
एन नॉर्मल परावर्तित किरण आर रिफ्लेक्टेड रेज, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये परावर्तन का फर्स्ट रूल है। इसके बाद में देखिए, अगर कोई आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर आकर आपतित होती है तो जाहिर सी बात है कि ये आपतित किरण इस परावर्तक पृष्ठ के साथ में और एक कोण बनाएगी। इस कोण को हम नाम देते हैं थीटा आई, और ये किरण टकराने के बाद जब पुनः परावर्तित हो जाती है तो ये किरण अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है जिसे थीटा आर कहते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि ये कोण थीटा आई और थीटा आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण थीटा आई बराबर होता है परावर्तन कोण थीटा आर की। अगर हम परावर्तन का सेकंड नियम देखें तो वो बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये दोनों कोण आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब इनसे जाने वाला अभिलंब इन दोनों से समान दूरी पर स्थित हो। तो ये काल्पनिक अक्ष अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य से गुजरता है और दोनों से समान दूरी पर स्थित होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इन दोनों नियमों से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना रहती है। एक प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से साठ डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के मध्य कितना कोण होगा। क्वेश्चन में दिया है कि एक प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। ये कोई आपतित किरण है जो परावर्तक पृष्ठ से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। तो ये किरण इस परावर्तक पृष्ठ से 60 डिग्री का कोण बना रही है। हमें ये वाला कोण दिया गया है। अब ये किरण परावर्तित हो जाती है और इनके बीच में एक काल्पनिक अक्ष यानी कि अभिलंब स्थित होता है। हमें ये बात पता है कि अभिलंब और परावर्तक पृष्ठ आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो क्या हम ये वाला कोण निकाल सकते हैं जिसे थीटा आई कहते हैं। तो थीटा आई बराबर होगा 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित कोण थीटा आई बराबर होता है परावर्तित कोण थीटा आर के। तो थीटा आई बराबर होगा थीटा आर के और ये भी होगा 30 डिग्री।
अब क्वेश्चन में पूछा है आपतित और परावर्तित किरणों के मध्य कितना कोण होगा। मतलब ने क्वेश्चन में पूरा कोण पूछा है और पूरा कोण होगा 30 + 30 = 60 डिग्री। आपतित प्लस परावर्तित कोण 30 डिग्री + 30 डिग्री = 60 डिग्री का। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दर्पण और समतल दर्पण पे प्रकाश का परावर्तन।